नहीं पता। चलो, तो आज हम बात करेंगे काल की और विराम चिन्ह। आज हमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं, काल और विराम चिन्ह। काल को ध्यान से पढ़ेंगे और साथ के साथ ध्यान देना, नोट्स चाहे भले ही बाद में बना लेना, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे कि काल क्या होता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं सेशन। जितने बच्चे भी आ चुके हैं उन्हीं के साथ स्टार्ट कर देते हैं। चैट कर दी है मैंने प्राइवेट, जिससे कि आप लोग आपस में बात ना करो और पूरा ध्यान से पढ़ाई पर हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। काल, काल क्या होता है? देखो, हिंदी में काल क्रिया के होने वाले समय को बताता है, क्रिया के समय को बताता है। बस इतना सा काम होता है काल का। वो समय बताता है किसका? क्रिया के होने वाले समय को। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के समय का पता चले, या वो कार्य पूर्ण हुआ था या अपूर्ण रह गया था, उसका पता चलता है, उसे काल कहते हैं। इन शॉर्ट, काल क्या बताता है? क्रिया का समय बताता है। ठीक है, चलो, काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं आपके, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, ये 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन आता है इनके डेप्थ में से, इनके बीच में से क्वेश्चन आता है, इनके भेदों में से क्वेश्चन आता है। वर्तमान काल के भेदों में से आ जाएगा, भूतकाल के भेद में से आ जाएगा, भविष्य काल के भेद में से आ जाएगा। तो हम इसे देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्तमान काल की। ठीक है, तो ये देखो, वर्तमान काल के भेद हैं सामान्य वर्तमान, तात्कालिक, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध, संभाव्य। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतुमत, आसन भूत। और भविष्यत काल के आपके 3 भेद होते हैं, संभाव्य, सामान्य और हेतु हेतुमत। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है सबसे पहले हम ये जानते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? वर्तमान, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ठीक है, वर्तमान काल देखो, वर्तमान काल में किसी क्रिया के निरंतर होने का बोध होता है, या अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इसके डेफिनेशन ये है, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होना पाया जाए, वर्तमान समय में होना पाया जाए, वर्तमान काल कहलाता है। मतलब क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वो वर्तमान समय में हो रही है, तो वो वर्तमान काल कहलाता है। इसके कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सामान्य वर्तमान की। सामान्य वर्तमान क्या होता है? देखो, सामान्य वर्तमान में जो क्रिया है वो सामान्य रूप से वर्तमान काल में होगी। ठीक है, सामान्य वर्तमान में क्या होगा? क्रिया सामान्य रूप से वर्तमान काल में होती है। और इसकी पहचान क्या है? आपको क्रिया के साथ, क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है लगा मिलता है। क्या मिलता है? ता है, ती है, ते है लगा मिलता है। जैसे यह खेलता है। ठीक है, खेलता है। तो सबसे बड़ी पहचान होती है वर्तमान की कि उसमें ता, ती, ते आता है ज्यादातर, ता, ती, ते आता है ज्यादातर। ठीक है, जैसे राम पढ़ता है, तो सामान्य वर्तमान में क्या होगा? क्रिया सामान्य रूप से वर्तमान काल में होगी, और इसमें क्रिया के साथ, क्रियापद के साथ या धातु के साथ, आप जो भी बोलो, उसके साथ आपको ता है, ती है, ते है लगा मिलता है। क्लियर? हाँ जी, सीता गाती है, ती है सामान्य वर्तमान। वैसे जनरली हमने ये पढ़ा था ना जब हम छोटे थे, कि है आता है तो वर्तमान काल का होता है, था आता है तो भूतकाल का होता है, और होगा, होगी, होंगे आता है तो ये भविष्यत काल का होता है। तो कुछ कुछ वो, हाँ, मोहन रोता है, ता है सीधे सीधे सामान्य वर्तमान, राम खाता है सीधे सीधे सामान्य वर्तमान। पॉइंट नंबर 1 बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, तात्कालिक वर्तमान। इसका दूसरा नाम होता है अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण मतलब वर्तमान काल में अपूर्ण है। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह वर्तमान समय में निरंतर चल रही है, निरंतर चल रही है या अपूर्ण रही है, वो हमारा तात्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान होगा। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें आपको क्रिया के साथ रहा है, रही है,
रहे हैं मिलेगा। क्या मिलेगा? रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे यह खेल रहा है या राम खेल रहा है। गुड आफ्टरनून। ठीक है। मीरा गा रही है। अरे खेल रहा है या खेलता है, दोनों में अंतर है। एक सामान्य वर्तमान का है, सामान्य वर्तमान का है, ता है, सामान्य रूप से क्रिया हो रही है। एक खेल रहा है मतलब निरंतर क्रिया चल रही है, और जहां पर निरंतर क्रिया चल रही है वो अपूर्ण वर्तमान होगा या तात्कालिक वर्तमान होगा। दो नाम है इसके। तो इसमें क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं मिलेगा। निरंतर चल रही है, हाँ पूर्ण नहीं हुआ है, काम पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण रहा है, हम देख रहे हैं तो निरंतर हो रही है क्रिया। क्लियर? वर्तमान से पहले मैंने वर्तमान से पहले कुछ नहीं बताया है विशाल, स्टार्ट ही मैंने वर्तमान से किया है, बस काल बताया था कि काल क्या होता है, स्टार्ट ही मैंने वर्तमान से किया है। हाँ जी, प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह, बिल्कुल। वह जा रहा है, कुसुम घर जा रही है, अविनाश गाना गा रहा है। जैसे आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्रिया निरंतर चल रही है वर्तमान समय में। क्लियर है? से क्या पता चल रहा है कि वर्तमान का है, और रहा है, रही है यानी कि तात्कालिक या अपूर्ण। बफरिंग हो रही है? नहीं बफरिंग हो रही है क्या? बफरिंग हो रही है क्या? जल्दी से बताओ। नो मैम। मनीष मैम देखो, क्या देखूं मनीष, बताओ क्या देखूं? मैम पहला दिन है, पुरानी वीडियो कैसे नहीं नहीं हो रही है। सारे डाउट्स के आंसर्स दूंगी लास्ट में, अभी नहीं। कार्य हो रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है। हाँ जी चलो नेक्स्ट। पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान मतलब वर्तमान समय में कार्य पूर्ण हो चुका है, हो चुका है, वर्तमान समय में ही कार्य पूर्ण। तो चुका है, चुकी है, आपको मिलेगा। हाँ हाँ, चुका है चुकी है भी मिल सकता है, और नॉर्मल भी मिल सकता है, आपको नॉर्मल भी मिल सकता है। बफरिंग बहुत ज्यादा हो रही है। अब ठीक है? अभी भी बफरिंग हो रही है? मनीष अभी मेरा फोकस सिर्फ पढ़ाने पर है, एग्जाम्पल्स में देखूंगी बीच बीच में, फिर से तो बताऊंगी। लेकिन ये बताओ अभी भी हो रही है क्या बफरिंग? अब ठीक है, क्लियर नाउ। देखो, पूर्ण वर्तमान मतलब वर्तमान समय में कार्य पूर्ण हो चुका है, वर्तमान समय में कार्य पूर्ण हो चुका है। तो इसकी पहचान ये है कि आपको सेंटेंसेस के पीछे चुका है, चुकी है, चुके हैं भी मिल सकता है, प्लस आपको नॉर्मल भी मिल सकता है। कुसुम घर गई है, राम ने गाना गाया है, या अकबर ने पुस्तक पढ़ी है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि वर्तमान समय में पूर्ण हो चुका है काम। ठीक है? हाँ चुके हैं होगा, बिल्कुल होगा। अगर देखो चुका है, चुकी है, चुके हैं, तीनों होगा। अगर मैं बोलूं वे लोग घर जा चुके हैं, वे लोग घर जा चुके हैं, तो है क्या बता रहा है कि वर्तमान समय का है, और चुके क्या बता रहा है कि पूर्ण वर्तमान का है, पूर्ण हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान में क्या होगा? क्रिया के वर्तमान समय में होने पर संदेह होता है, संदेह होता है। क्रिया के वर्तमान समय में होने पर संदेह होगा संदिग्ध वर्तमान में। अब इसकी पहचान क्या है? देखो, इसमें आपको क्रिया के साथ, क्रिया के साथ तातीते तो मिलेगा ही, क्योंकि तातीते पहचान है प्रेजेंट की, वर्तमान की। तातीते के साथ होगा, होगी, होंगे लगा मिलेगा। क्या लगा मिलेगा? होगा, होगी, होंगे लगा मिलेगा। ता ती ते, जैसे वह पढ़ता होगा। तो देखो, होगा से पता चला कि ये संदिग्ध है, और ता से ये पता चला कि ये संदिग्ध तो है लेकिन वर्तमान काल का है। राम पढ़ता होगा, होगा से पता चला कि ये संदिग्ध है, लेकिन ता से पता चला कि ये वर्तमान काल का है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? संदिग्ध वर्तमान। जैसे अगर मैं बोलूं कुसुम घर जाती होगी, कुसुम हमें पता नहीं है, हमें कंफर्मेशन नहीं है, हमें संदेह है। कुसुम घर जाती होगी, तो ये होगी ने क्या करा? बताया कि ये संदिग्ध है, और ती ने बताया वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान है। या अविनाश गाना गाता होगा, गाना गाता होगा, संदिग्ध वर्तमान। क्लियर?
अभी तक चारों पॉइंट्स क्लियर? हाँ, वह कोचिंग आती होगी। तो देखो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सामान्य वर्तमान में क्या है, क्रिया सामान्य रूप से होगी, आपको क्रिया रूप के साथ ता है, ती है, ते है लगा मिलेगा। तात्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान, क्रिया निरंतर चल रही होगी, इसमें आपको रहा है, रही है, रहे हैं लगा मिलेगा। पूर्ण वर्तमान, क्रिया वर्तमान समय में पूर्ण हो चुकी होगी, आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा मिलेगा, या गई है, गाया है, नॉर्मल भी मिल सकता है। ठीक है। संदिग्ध वर्तमान में आपको क्रिया के साथ ता ती ते और ता ती ते के साथ होगा लगा मिलेगा। अगर अब की बार बफरिंग हुई तो आई थिंक क्लास कैंसिल कराने में ही ज़्यादा फायदा रहेगा, अगर आपको लगता है ऐसा तो, क्योंकि नेट का इशू है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। चारों पॉइंट्स क्लियर? यस मैम। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, वर्तमान काल का संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान में क्या होता है, क्रिया के वर्तमान समय में, क्रिया के वर्तमान समय में होने की संभावना होती है, होने की संभावना होती है, और इसमें क्रिया के साथ ता ती ते तो होगा, उसके साथ आपको हो लगा मिलेगा। क्या लगा मिलेगा? हो लगा मिलेगा। जैसे वह पढ़ता हो, तो ये हो किसकी पहचान है? संभाव्य वर्तमान की, और ता किसकी पहचान है? वर्तमान की। ठीक है। वह पढ़ता हो संभावना की, और ता वर्तमान बता रहा है। ठीक है। राम खेलता हो संभावना और ता वर्तमान, तो ये क्या हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान। वेरी गुड। शायद वह पढ़ता हो, ऐसे भी कर सकते हो आप, शायद वह पढ़ता हो, या शायद पिताजी आते हों, तो क्या होगा? ते के साथ, ते तो वर्तमान बता रहा है आपको, और इसके साथ हो है, तो हो आपको संभावना बता रहा है, संभाव्य वर्तमान। क्लियर? बिल्कुल संभावना का सेंस निकलेगा। ठीक है। शायद वह घर आया हो, इस तरीके से भी मिल सकता है आपको, शायद वह घर आया हो, ये भी आपको वर्तमान का ही सेंस दे रहा है, और हो आपका संभावना बता रहा है। देखो यहां पे ता नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपका संभाव्य वर्तमान ही रहेगा, क्योंकि वर्तमान का सेंस है, और हो आ रहा है, तो संभाव्य वर्तमान। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। वर्तमान काल पूरा क्लियर है ना आपको? किसी बच्चे को कोई डाउट? चलो नेक्स्ट, भूतकाल। जिस काल से क्रिया के समाप्त होने का बोध हो, या क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हुई है, बीते हुए समय में हुई है, वो आपका क्या कहलाता है? भूतकाल कहलाता है। ठीक है। भूतकाल में देखो, आया हो की संभावना होती है। क्या नाम है आपका? प्रियंका। हो की संभावना है, हो संभावना में ही लगेगा। ठीक है। चलो, तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया बीते समय में सामान्य रूप से हुई है, वो आपका क्या होगा? भूतकाल होगा। अब भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के सबसे ज्यादा भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। क्वेश्चंस करेंगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी सिर्फ सीखो, अभी सिर्फ पढ़ो। ठीक है। सबसे पहली बात करेंगे सामान्य भूत। सामान्य भूत में क्या होगा? क्रिया बीते हुए समय में सामान्य रूप से होती है, सामान्य रूप से होती है, परंतु उसके समय का पता नहीं चलता। कैसे समय का पता नहीं चलता? उसके समय का पता नहीं चलता कि क्रिया अभी अभी संपन्न हुई है, अभी अभी खत्म हुई है, या अधिक देर पहले, अधिक देर पूर्व। मतलब सामान्य भूत में क्या होगा? क्रिया सामान्य रूप से बीते हुए समय में संपन्न होगी, लेकिन इससे यह पता नहीं चलेगा कि अभी अभी संपन्न हुई है या बहुत देर पहले हो गई है, बस ये पता चलेगा कि हाँ भूतकाल में हुई है। अब इसमें क्या होगा? इसमें सिंपल आएगा आपका, जैसे राम गया,
राधा गई। वहीं अगर हम सामान्य वर्तमान की बात करें तो सामान्य वर्तमान की पहचान ये थी कि आपको ता ती ते के साथ है लगा मिल रहा था, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां सिंपल मिलेगा राम गया, राधा गई, बस खत्म। ठीक है, कुसुम घर गई, एग्जाम्पल अभी बताऊंगी, रुक जाओ, जो भी डाउट है आपके। कुसुम घर गई, अविनाश ने गाना गाया, सिंपल। कुसुम घर गई जा चुकी है, क्या हो गया, भूतकाल। क्लियर। अब जैसे अब आगे बात करते हैं आसन्न भूत। आसन्न भूत में क्या होगा कि क्रिया बीते हुए समय में तो होगी, लेकिन अब यहां पे पता चलेगा कि अभी अभी समाप्त हुई है, अभी अभी समाप्त हुई है। तो ध्यान देना, आसन्न भूत और आपका पूर्ण वर्तमान एक ही होता है, क्योंकि पूर्ण वर्तमान में क्या होता है, क्रिया तुरंत समाप्त हुई होती है, और आसन्न भूत में भी क्या होता है, क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है। तो अगर आप इसे वर्तमान काल में लेंगे तो ये पूर्ण वर्तमान कहलाएगा, और भूत काल में ये आसन्न भूत कहलाता है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें सामान्य भूत की क्रिया के साथ, सामान्य भूत की क्रिया के साथ है आ जाएगा, है आ जाएगा, है। देखो राधा राम गया, ये सामान्य भूत है ना, राम गया ये सामान्य भूत है, लेकिन राम गया है आ गया यहां पर, यानी कि सामान्य भूत की क्रिया के साथ है लगा मिल गया। राधा गई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आसन्न भूत। और ऐसा नहीं होगा कि आपको पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूत दोनों ऑप्शन में दे दे, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये एक ही बात है। आसन्न भूत में देखो तब भी क्रिया अभी अभी संपन्न हो रही है, और अगर हम पूर्ण वर्तमान में देखें तो क्रिया वर्तमान समय में पूर्ण हो चुकी है, संपन्न हुई है, तो एक ही बात है। आज नेट कनेक्शन कुछ ठीक नहीं है, एक मिनट रुको। ठीक है, बफरिंग तो नहीं हो रही। अब क्लियर है, अब ठीक है। आसन्न भूत समझ में आया। आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान एक ही है आपका, आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान एक ही है। क्लियर है, दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं। सामान्य भूत में क्या होगा, क्रिया सामान्य रूप से बीते हुए समय में होगी, राम गया, राधा गई, लेकिन आसन्न भूत में क्या होगा, आसन्न भूत और आपका पूर्ण वर्तमान एक ही होगा। ना ओके मैम, दोनों पॉइंट्स क्लियर है ना। उसमें सामान्य भूत की क्रिया के साथ आसन्न भूत में है लग जाएगा, है लग जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है पूर्ण भूत। अब पूर्ण भूत में क्या होगा, इससे यह पता चलेगा कि क्रिया बहुत देर पहले संपन्न हो चुकी है, बहुत देर पहले संपन्न हो गई थी। तो यहां पर अब आपको क्रिया के साथ क्या क्या लगा मिलेगा, या तो नॉर्मल था, थी, थे लगा मिलेगा, या फिर चुका था, चुकी थी और चुके थे लगा मिलेगा। ठीक है, पूर्ण भूत मतलब वर्तमान समय में बहुत देर पहले ही पूर्ण हो गई थी। ठीक है, बहुत देर पहले ही पूर्ण हो गई थी, संपन्न हो गई थी। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, क्रिया के साथ या तो था, थी, थे लगा मिलेगा, या चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा मिलेगा, जो कि अभी तक सामान्य आपको भूतकाल में मिला नहीं है। राधा गई थी, राम गया था, या कुसुम घर जा चुकी थी, घर जा चुकी थी, या अविनाश गाना गा चुका था, गाना गा चुका था। तो यहां पर आपको क्या मिलता है, पूर्ण भूत में यह पता चलता है कि क्रिया बहुत देर पहले ही संपन्न हो गई थी।
मैम पढ़ा चुकी थी, ठीक है सभी ना, यहां पे थी जरूर आएगा। मैम पढ़ा चुकी थी, क्योंकि पढ़ा चुकी है अगर आप करोगे तो वो पूर्ण वर्तमान में चला जाएगा, लेकिन पढ़ा चुकी थी तो यहां थी से पता चलेगा कि आपको ये पूर्ण भूत है। पॉइंट नंबर 3 क्लियर सभी को? पॉइंट नंबर 3 क्लियर? जल्दी से बताओ, जल्दी से कंफर्मेशन दो, थोड़ा जल्दी जल्दी सीख लेते हैं जिससे कि जब तक बफरिंग नहीं हो रही है। हाँ अब देखो, नहीं सत्यम, ये जो आपने एग्जांपल दिया है वो नीचे वाले में आएगा, रहा नहीं आएगा, यहां पर केवल चुका आएगा या फिर था आएगा। चुका था के साथ चुका था आएगा या फिर था आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत मतलब क्रिया भूतकाल में, क्रिया भूतकाल में निरंतर चल रही थी, निरंतर चल रही थी। चलो अब हम थोड़ा सा पहले चलते हैं। जब हमने अपूर्ण वर्तमान पढ़ा था तो अपूर्ण वर्तमान में क्या था, क्रिया वर्तमान समय में निरंतर चल रही थी, तो वहां पे रहा है आ रहा था, रही है आ रहा था, रहे हैं आ रहा था। लेकिन ये क्या है, अपूर्ण भूत है, तो यहां पर भी भूतकाल में निरंतर चल रही होगी। यहां पर आपको क्रिया के साथ रहा था मिलेगा, रही थी मिलेगा, या रहे थे मिलेगा। जैसे राधा खा रही थी, अपूर्ण भूत, भूत बनाया इसने थी से, और अपूर्ण बनाया रही से। रही की वजह से अपूर्ण है और थी की वजह से भूत है। राम जा रहा था, कुसुम घर जा रही थी, अविनाश गाना गा रहा था, गा रहा था। तो अपूर्ण भूत में क्या होगा, भूतकाल में क्रिया निरंतर चल रही थी। राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था। बफरिंग तो नहीं हो रही है भाई? मैं खुद को यहां नहीं देख पा रही हूं, मैं अटक गई हूं यहां पर, मैं अटक गई हूं। लेकिन आप लोगों तक बफरिंग तो नहीं हो रही? जल्दी से बताओ, आप लोगों के लिए सब क्लियर है ना? अभी बताओ, एट प्रेजेंट बफरिंग हो रही है? पिछला जो हो गया वो हो गया, अभी बताओ। नो मैम, सब क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो अपूर्ण भूत में क्या होगा, क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ जी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये। नेक्स्ट है संदिग्ध, और हमें पता है संदिग्ध में क्या होता है, होगा, है ना। संदिग्ध में क्या होता है, होगा। तो हमें संदेह है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया के बीते हुए समय में होने पर संदेह हो, वहां हमारा संदिग्ध भूत होगा। और इसमें क्या होगा, सामान्य भूत की क्रिया के साथ, सामान्य भूत की क्रिया के साथ आपको होगा लगा मिलेगा, होगा, होगी, होंगे लगा मिलेगा, होगी, होगा, होंगे, ठीक है, कुछ भी लगा मिल सकता है तीनों में से। जैसे राम गया, तो राम गया क्या है, ये सामान्य भूत है, इसके साथ जो होगा तो ये क्या बताएगा आपको कि ये संदिग्ध भूत है, ठीक है। जैसे राधा गई होगी, संदिग्ध भूत, ठीक है। जैसे जैसे अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान की पहचान ये थी ना कि वहां पे ता ती ते था, उसके साथ होगा, होगी, होंगे था। लेकिन यहां पर नॉर्मल राम गया होगा, राधा गई होगी, ठीक है। और जहां पे नॉर्मल होगा, गया गई के साथ होगा, होगी, होंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूत, ठीक है। भूतकाल में हमें संदेह है, सब मिक्स हो रहा है, कोई मिक्स नहीं हो रहा, मैं साथ के साथ वर्तमान का भी बताती जा रही हूं। हाँ, क्लास चली होगी, भाई जैसे आप अपने फ्रेंड से पूछते हो कल क्लास चली थी, भाई मैं तो नहीं आया था, क्लास चली होगी, तो भूतकाल की बात कर रहे हो ना। हाँ, होगा भी मिलेगा, होगा मिलेगा आपको, नॉर्मल है आपको होगा मिलेगा, ठीक है। हाँ, वह स्कूल गया होगा, समझ में आया? आगे चले। क्लियर है ये वाला पॉइंट? पिताजी बाजार गए होंगे, बिल्कुल, ऑल क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब है हेतु हेतु मत भविष्य भूतकाल। हेतु हेतु मत भूतकाल में क्या होगा, हेतु हेतु मत भूतकाल में
बीते हुए समय में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर अवलंबित था। अवलंबित मतलब रुका हुआ था, अवलंबित था। जैसे यदि युद्ध होता तो गोलियां चलती। मतलब गोलियां चलना किस पर निर्भर था? यदि युद्ध होता तो गोलियां चलती, तो ना तो युद्ध हुआ है ना गोलियां चली हैं। हाँ जी, मिश्र वाक्य की तरह मिश्र वाक्य होगा, लेकिन पास्ट का सेंस दे रहा होगा, भूतकाल का सेंस दे रहा होगा। ठीक है, भूतकाल का सेंस दे रहा होगा। जैसे यदि महेंद्र पढ़ता तो सफल होता, मतलब महेंद्र ना पढ़ा है ना सफल हुआ है। यदि महेंद्र पढ़ता तो सफल होता। बिल्कुल, यदि बारिश होती तो खेती अच्छी होती, होगी नहीं, होती। यदि बारिश होती तो खेती अच्छी होती, मतलब ना बारिश अच्छी हुई है ना खेती अच्छी हुई। ठीक है, तो यहां पर आपके क्या होंगे? एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर रुका हुआ था भूतकाल में। यदि युद्ध होता तो तलवार चलती, बिल्कुल नीलम। यदि पायल आती तो मैं जाती, ना पायल आई ना मैं गई। यदि पायल आती तो मैं जाती। समझ में आया सारे पॉइंट्स? भूतकाल के अभी तक सारे पॉइंट्स क्लियर आपको? 6 के 6 पॉइंट्स हो चुके हैं यहां पर। यदि परिश्रम करते तो सफल होते, ना परिश्रम किया ना सफल हुए। ऐसा नहीं है, मैं कमेंट्स जितने बच्चों के पढ़ पा रही हूं उतने बच्चों के पढ़ रही हूं। पॉसिबल ये नहीं है कि मैं सबके कमेंट्स पढ़ पाऊं, क्योंकि 100 बच्चों से ज्यादा देख रहे हैं। चलो, अब हम बात करेंगे भविष्यत काल की। भविष्यत काल क्या है? तात्कालिक और सामान्य वर्तमान में कैसे डाउट है? तात्कालिक तो देखो कैसे डाउट है। तात्कालिक में तो रहा है, रही है आ रहा है, और सामान्य में नॉर्मल ता है ती है आ रहा है। देखो ना, सामान्य वर्तमान में नॉर्मल ता है ती है ते है आ रहा है। तात्कालिक में आपका रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है। ये बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। तान्या, चलो नेक्स्ट, भविष्यत काल। भविष्यत काल क्रिया का भविष्य काल में होना पाया जाए, है ना। जिस काल से भविष्य से होने वाली क्रिया का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य भविष्यत क्या होता है। इसमें क्रिया सामान्य रूप से भविष्यत काल में होगी, भविष्यत काल में होगी। जैसे राम पढ़ेगा, सीता पढ़ेगी, लीला जाएगी। तो ये क्या है? सामान्य रूप से भविष्यत काल में हो रही क्रिया। और जहां सामान्य रूप से भविष्यत काल में होगी क्रिया, वो हमारा सामान्य भविष्यत होगा। हाँ, जैसे मैं खाना खाऊंगी, वो घर जाएगा, सिंपल। हाँ, समय आने वाला होगा, फ्यूचर टेंस। राजा पढ़ेगा, गुड। अब बात करेंगे संभाव्य भविष्यत की। तो संभाव्य भविष्यत, भविष्य में क्रिया के होने की संभावना होगी। जैसे संभव है सीता पढ़े, या संभव है सीता पढ़ेगी। ठीक है, फ्यूचर का, भविष्य का सेंस आ रहा है, और पॉसिबिलिटीज है, संभावना है ना। संभव है राम आए। ठीक है, संभव है राम आए। हाँ जी, शायद वर्षा हो जाए, शायद वर्षा हो जाए, सिंपल। तो संभावना, अगर हम संभाव्य वर्तमान की बात करें यहां पर, तो संभाव्य वर्तमान में क्या था? संभाव्य वर्तमान में ता ती ते के साथ हो लगा मिल रहा था, या फिर आपको हो लगा मिलेगा ही संभाव्य वर्तमान में। जबकि संभाव्य भविष्यत में क्या होगा? भविष्य में क्रिया होने की संभावना होगी। जैसे पढ़े, आए, चले, गाए, इस तरीके से। संभव है बादल आए, बिल्कुल। ठीक है, तो ए लगा मिलेगा यहां पर, ए या ए लगा मिलेगा। सीता पढ़े, राम आए, वर्षा हो जाए, बादल आ जाए, तो ए लगा मिल रहा है। समझ में आया? हाँ, शायद कल बारिश आए, तो ये आपके क्या हो जाएंगे?
संभाव्य भविष्यत। क्लियर? यहां तक पॉइंट? जल्दी से बताओ। नेक्स्ट, हेतु हेतु मत भविष्यत। लास्ट, हेतु हेतु मत भूत में क्या था? बीते हुए समय में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर रुका हुआ था, लेकिन हेतु हेतु मत भविष्य में क्या होगा? आने वाले समय में, या इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगा या करता है। सेंस किसका आएगा यहां पर? भविष्य का आएगा, भविष्य का सेंस आएगा, और एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर रुका हुआ होगा, जबकि भूतकाल में रुका हुआ था, यहां पर रुका हुआ होगा। तो होगा से पता चलेगा भविष्य। जैसे शिक्षक आए तो छात्र पढ़े, मतलब शिक्षक अभी आए नहीं है, भविष्य काल की बात हो रही है कि शिक्षक आए तो छात्र पढ़े, छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े। ठीक है, छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, युद्ध हो तो गोलियां चले, तो गोलियां चले। तो यहां पर भी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगा, लेकिन सेंस आएगा भविष्यत का। बिल्कुल, वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, भविष्य की बात हो रही है। बिल्कुल, बच्चे आए तो शिक्षक पढ़ाए, नौकरी लगे तब विवाह करूं। ठीक है, समझ में आया हेतु हेतु मत भविष्य क्या है? मैम बार में कवर्ड चलते हैं, बंदूक नहीं चलते। अरे मनीष, सेंटेंस की बात हो रही है। समझ में आया? बिल्कुल, चटनी आए तो समोसे खाएं, शाबाश। बस आए तो बच्चे घर जाएं, गुड। युद्ध वाला पास्ट में भी था, लेकिन वो पास्ट का सेंस आ रहा था रजनी। वहां पर युद्ध वाले में क्या था? यदि युद्ध होता तो गोलियां चलती। सेंस देखो, यहां पास्ट का आ रहा है, यहां पास्ट का आ रहा है, भूतकाल का आ रहा है, और ये भविष्य काल का सेंस है। सेम ही रहेगा, बस भूत हेतु हेतु मत में भूतकाल का आएगा, और हेतु हेतु भविष्य में भविष्य काल का आएगा। ठीक है, आगे चले। तो काल का टॉपिक हो गया यहां खत्म, काल का टॉपिक हो गया है यहां पर खत्म। अभी बताओ कितने बच्चों को डाउट है? मुझे पता है थोड़ी सी बफरिंग हुई है, इसलिए आप लोगों को इशू हो रहा होगा, लेकिन इसके लिए एक सॉल्यूशन ये है कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग नोट्स बनाएंगे। इस वीडियो से आप लोग नोट्स बनाएंगे, और नोट्स बनाने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैम टेस्ट लो भाई, टेस्ट के लिए फिलहाल शायद आज क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, देखूं है कि नहीं है इसमें पीपीटी में। है, चलो भूतकाल से वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताओ, वह लौटा हो वाक्य में कौन सा काल है? वह लौटा हो। साथ साथ नोट्स थोड़ा कोशिश करा करो, अवॉइड किया करो, क्योंकि फिर समझने पे ध्यान नहीं होगा। पब्लिक कर दें कमेंट मैम, नहीं पब्लिक नहीं करेंगे, चीटिंग करने के लिए। हाँ नहीं, अभी नहीं। वह लौटा हो किसका है? शाबाश, बी संभाव्य वर्तमान, क्योंकि हो हमारा संभावना का है, संदिग्ध का तो होगा था, ताती ते के साथ होगा था, याद आया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? इतना स्लो कमेंट करोगे? शाबाश, कितने भेद होते हैं? 6। सबसे ज्यादा भूतकाल के ही होते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसी क्रिया का भूतकाल में समाप्ति का बोध नहीं होता है, उसमें कौन सा काल होता है? मतलब भूतकाल में हमें समाप्ति का पता नहीं चल रहा था, तो उसमें कौन सा काल होगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड डाल के आंसर देना, क्वेश्चन नंबर थर्ड डाल के आंसर देंगे आप। शाबाश, क्या आंसर होगा इसका? अपूर्णभूत,
भूतकाल में अपूर्ण रहा, रहा था, रही थी, रहे थे। समाप्ति का बोध कहाँ होता है? अपूर्ण भूत। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? शाबाश, कितने भेद होते हैं? 5। क्वेश्चन नंबर 5, चलो बता दो। राम गया है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, गलती करोगे मुझे पता है। राम गया है, क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 डाल के आंसर देना। मुझे पता था, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, गलती कर रहे हो। शाबाश आयुषी, सत्यम, गुड। बहुत सारे बच्चों का अब ठीक है। देखो ये पूर्ण वर्तमान है, हमारा पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूत सेम था, मैंने आपको बताया था। उसमें भी क्या था? सामान्य भूत की क्रिया के साथ है आ रहा था आसन्न भूत में, और पूर्ण वर्तमान में भी मैंने आपको बताया था चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर नॉर्मल आपका पड़ा है, गया है, इस तरीके का आएगा। जबकि सामान्य वर्तमान में मैंने आपको बताया था ता, ती, ते के साथ है, ठीक है, इनके साथ है। तात्कालिक वर्तमान का, जिसका दूसरा नाम पूर्ण वर्तमान है, इसमें रहा है, रही है, रहे है था, रहे है, ठीक है। और संदिग्ध वर्तमान में मैंने क्या बताया था? ता होगा, ती होगी, ते होंगे, यही बताया था ना। ताती ते के साथ होगा, होगी, होंगे लगा मिलेगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, पूर्ण वर्तमान। आप बोल रहे थे ना मैडम दोनों ऑप्शन में आ गए, तो देखो दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा, एक ही आएगा। अमन कह रहे हैं सर ने पढ़ाया है, भाई पढ़ा तो मैं रही हूं इस बैच में। तो 5th का आंसर बी करेक्ट होगा, और क्यों होगा वो मैंने बता दिया है, बी क्यों होगा बता दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो काल से क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हमारा एक टॉपिक रह गया विराम चिन्ह। आज हमें 2 टॉपिक पढ़ने थे, ठीक है। तो सब कुछ समझ में आया, क्वेश्चन पता चल गए किस तरीके के आएंगे। सिर्फ आपको एक बार क्या करना है, एक बार वीडियो और देखनी है, नोट्स बनाने हैं, और इसके अलावा प्रैक्टिस करनी है। हाँ, इस क्लास को बाद में भी देख सकते हो, कमला रिकॉर्ड हो जाती है क्लास, रिकॉर्डेड क्लास में देखना, लेकिन एक बार जरूर देखना, क्योंकि थोड़ी सी बफरिंग हुई थी ना, तो हो सकता है दिक्कत हुई हो। बढ़िया समझ आया मैम, बिल्कुल। काल बहुत आसान है, सिर्फ समझ लो। कुछ मिक्सअप हो गया है, मिक्सअप प्रियंका क्लियर हो जाएगा, जैसे आप नोट्स बनाएंगे ना क्लियर हो जाएगा। मैम एक और टेस्ट ले लो काल पर। बच्चे अभी हमें विराम चिन्ह का टॉपिक पढ़ना है, स्टार्ट करें विराम चिन्ह। कुछ डाउट है बट वीडियो फिर से देख लेंगे। कोई भी डाउट हो, अगर बाद में भी डाउट हो तो डाउट सेशन में पूछ लेना, बता दूंगी। हाँ जी, स्टार्ट करें विराम चिन्ह। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से कर लेते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन विराम चिन्ह से भी आ सकता है। यस मैम, नो मैम, नो मैम, मना क्यों कर रहे हो? बहुत एक्सीलेंट पढ़ाती हो, थैंक यू सो मच। चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक तो पढ़ना पड़ेगा, 2 टॉपिक लगे तो दोनों पूरे करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये रही आपकी विराम चिन्ह की प्रेजेंटेशन। 1 मिनट, शो हो रहे हैं विराम चिन्ह। अरे मैम बफरिंग हो रही है। नो मैम, मैथ्स की भी क्लास है, बफरिंग होगी तब देखा जाएगा, अभी कोई बफरिंग नहीं हो रही है। चलो, तो विराम का मतलब होता है भाई, जब हम भाषा में जहां पर भी रुकते हैं या ठहरते हैं, वहां हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो ये विराम चिन्ह से जो 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है आपका, एक तो या तो आपको कहेगा कि वाक्य शुद्ध करो, आपको उसमें जो गलत विराम चिन्ह लगे होंगे तो उसके आधार पर ढूंढना होगा कि वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। एक या तो आपको इस तरीके से मिलेगा कि आपको विराम चिन्ह का नाम दे देगा, मान लो दे दिया कि अर्धविराम बताओ कौन सा है, आपको चारों ऑप्शंस में से देखना होगा कि कौन सा विराम चिन्ह है, या ऊपर विराम चिन्ह दे देगा कि बताओ ये कौन सा विराम चिन्ह है, नीचे नाम दे देगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, ये आपके सारे विराम चिन्ह है, इन्हें मैं शॉर्ट में बता देती हूं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उन्हें हम डिटेल में देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उन्हें हम डिटेल में देखेंगे। तो पूर्ण विराम, पहली बात आपको एक बात यहां पे ये ध्यान रखनी है कि हिंदी भाषा में जो हम विराम चिन्ह यूज करते हैं वो 20 हैं। कितने विराम चिन्ह हैं? 20, 20, ठीक है। और हिंदी भाषा का जो अपना विराम चिन्ह है, अपना विराम चिन्ह उसका केवल एक ही है, कौन सा? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हिंदी भाषा का अपना एक ही विराम चिन्ह है। बाकी के जितने भी विराम चिन्ह यानी कि 19 विराम चिन्ह जो हम यूज करते हैं वो हमारे दूसरी भाषाओं से आए हैं, अन्य भाषा से आए हैं,
ठीक है, दूसरी भाषा से आए हैं, अन्य भाषा से आए हैं, हिंदी का केवल अपना एक ही विराम चिन्ह है। तो चलो कुछ बेसिक पॉइंट्स बताती जा रही हूं। पूर्ण विराम मतलब क्या? रुकना। पूर्ण विराम मतलब पूरी तरह से रुकना। जब हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है या जब हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह का। ठीक है। अर्धविराम का साइन ये है, अर्धविराम मतलब आधा रुकना, जहां पर हम देखो, पहले अर्धविराम को समझने से पहले अल्प विराम समझो। अल्प विराम का साइन होता है ये कॉमा, जिसे आप बोलते हो। अल्प विराम मतलब क्षण भर के लिए रुकना, क्षण भर के लिए रुकना। जब हम वाक्य में क्षण भर के लिए रुकते हैं तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं? अल्प विराम का। ठीक है। अब हम बात करते हैं अर्धविराम की। अर्धविराम क्या होता है? जब हम वाक्य में अल्प विराम से अधिक देर रुके और पूर्ण विराम से कम देर रुके, अल्प विराम से अधिक देर रुके और पूर्ण विराम से कम देर रुके, तो वहां पर हमारा अर्धविराम का प्रयोग होता है। ठीक है, अर्धविराम का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह ये है, आपको पता है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, प्रश्न पूछने के लिए। विस्मय आदि बोधक चिन्ह आपका ये है, इसका प्रयोग किसके लिए होता है? भाव प्रकट करने के लिए, इच्छा प्रकट करने के लिए, भाव इच्छा आदि प्रकट करने के लिए। ठीक है। उद्धरण चिन्ह दो तरीके का होता है। उद्धरण चिन्ह को हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। ये दो तरीके के होता है, एक तो सिंगल को बोलते हैं हम इखरा, एक होता है डबल जिसको हम बोलते हैं दोहरा। और उद्धरण चिन्ह का दूसरा नाम होता है हमारा अवतरण चिन्ह। ठीक है। योजक चिन्ह आपका ये होता है जहां पर आप दो चीजों को जोड़ते हैं। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह जैसा होता है, लेकिन योजक चिन्ह से साइज में थोड़ा सा क्या होगा? बड़ा होगा, साइज में थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है। विस्तार चिन्ह बताऊंगी, विस्तार चिन्ह विवरण चिन्ह को कहते हैं, बताऊंगी, अभी रुक जाओ। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह जैसा होगा लेकिन साइज में बड़ा होगा। कोष्ठक आपको पता है, ब्रैकेट्स इस तरीके से, तीन तरीके के कोष्ठक होते हैं, एक ऐसे, ये तीन तरीके के कोष्ठक होते हैं, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा। हंस पद को हम त्रुटि पूरक भी कहते हैं, त्रुटि पूरक। और इसका साइन क्या होता है? ये वाला साइन होता है। जब लिखने में कुछ छूट जाता है तो आप इस तरीके से ऊपर बनाते हो ना, इस तरीके से साइन बना के ऊपर लिख देते हो, तो ये त्रुटि पूरक चिन्ह है। रेखांकन मतलब किसी को नीचे से रेखांकित करते हो, किसी एक शब्द का चुनाव करते हो तो रेखांकित करते हो, तो उसे रेखांकन कहते हैं। लाघव चिन्ह, इसको संक्षेप सूचक भी कहते हैं। संक्षेप सूचक दो तरीके से बनता है, एक तो ये गोला इस तरीके से और एक इस तरीके से। मान लो डॉक्टर है, डॉक्टर को आपको संक्षेप में लिखना है तो आप कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो ना, या तो ऐसे या फिर इस तरीके से लिख देते हो डॉक्टर। तो ये क्या है? संक्षेप सूचक को लाघव चिन्ह भी कहते हैं। ज्यादातर आपको एग्जाम में लाघव मिलेगा, तो ध्यान रखना, ये संक्षेप, किसी भी शब्द का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लोप निर्देश का साइन ये होता है। लोप निर्देश का प्रयोग आप कब करते हो? जब पिछली बात की यानी कि पूर्व बात को रिपीट करना हो, पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी होती है, तो आप किसका प्रयोग करते हो? लोप निर्देश चिन्ह का प्रयोग करते हो। जैसे गानों में नहीं करते आप, गानों में क्या होता है, आप दो, जैसे बार बार वही लाइंस रिपीट होती है, वही लाइन रिपीट होती है। हाँ, इनके नाम भी याद करने हैं तान्या, वही लाइंस रिपीट होती है, तो आप क्या करते हो? दो तीन शब्द वही लिख देते हो, फिर लोप निर्देश चिन्ह दे देते हो, किसके आगे? सेम ही। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उपविराम, इसे आप पूर्ण विराम नहीं बोलते, उपविराम आपका इस तरीके से बनता है। ठीक है। उपविराम का जो प्रयोग है वो ज्यादातर शीर्षकों में होता है। शीर्षक मतलब टाइटल्स, और कैसे टाइटल्स? जिनका सार उनके साथ हो। जैसे मान लो मैंने लिखा विज्ञान शीर्षक है, लेकिन उसका सार भी उसके साथ होना चाहिए। अभिशाप या वरदान। ठीक है। अगर भाई उसका सार उसके साथ नहीं होता तो ये उपविराम चिन्ह की जरूरत ही ना पड़ती। तो उपविराम चिन्ह हमें क्या बताता है? कि आगे कही जा रही बात की ओर ध्यान आकर्षित करता है। किसी व्यक्ति आदि का परिचय देना या किसी तिथि आदि के, किसी के बारे में भी अगर आगे परिचय देना है, जैसे हमें शीर्षक के बारे में परिचय देना था, तो हमने उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जी, इनके क्वेश्चन भी हैं, लगता है मेरा कमेंट नहीं दिख रहा। अर्चना क्या हुआ? मैम पुनरुक्ति और उद्धरण में क्या डिफरेंस है? मैं अभी मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ, जितना भी इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी ऐसे ही समझ लो। पुनरुक्ति गलत लिखा है ये।
ठीक है, पुनरुक्ति नहीं, ये उद्धरण चिन्ह होता है, ये गलत लिखा है। ठीक है, विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह को विस्तार चिन्ह भी कहते हैं। एक बच्चा पूछा था ना मैडम विवरण चिन्ह, इसमें क्या करते हैं, किसी बात के विस्तार के लिए प्रयोग करते हैं। विवरण चिन्ह ये होता है, ध्यान देना, विवरण चिन्ह या विस्तार, जब आप किसी चीज को विस्तार से बताते हो तो आप ये चिन्ह बनाते हैं, ये चिन्ह बनाते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को विस्तार से बताते हैं तो ये चिन्ह बना के विस्तार में लिख देते हैं। नेक्स्ट, तुल्यता सूचक, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम, समानता सूचक। समानता सूचक, समानता सूचक, समानता दर्शाने के लिए इसका साइन ये होता है। इसका प्रयोग ज्यादातर गणित में होता है, सबसे ज्यादा गणित में होता है, किन्हीं दो शब्दों में समानता दिखाने के लिए समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा क्या होती है, ये होती है तिर्यक रेखा। या के प्रयोग, या अथवा के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। या तो ये इस तरफ लिखा होता है या फिर इसके इस तरफ जो लिखा होता है उनमें या अथवा के प्रयोग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, गोली, ये रहा गोली। ठीक है, ये गोली को ही क्या बोलते हैं, जैसे किसी विशेष बात को आप हाईलाइट करना चाहते हो, मुख्य बातों को तथ्य सारांश रूप देने के लिए। मान लो आपको कुछ पॉइंट्स बनाने होते हैं तो आप पॉइंट्स इस तरीके से बनाते हो ना, गोली बनाओगे उसके आगे लिख देते हो, तो मुख्य बातों को लिखने के लिए। और समाप्ति सूचक, किसी लेख या पुस्तक के समाप्त होने पर इस तरीके से आपने बना देखा होगा, यह आपका समाप्ति सूचक चिन्ह होता है। यह आपका क्या होता है, समाप्ति सूचक चिन्ह होता है। ठीक है, तो अभी तक बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट, किसी भी बच्चे को कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में आया है? यहां पे एक दो पॉइंट्स में आपको और क्लियर कर देना चाहती हूं। हिंदी भाषा का अपना केवल एक विराम चिन्ह होता है, पूर्ण विराम मैं बता चुकी हूं। हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह, प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह है आपका, विराम चिन्ह है आपका अल्प विराम। भाई ये कॉमा हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है, सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। हाँ, गोली को बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, चलो अब कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्ह देख लेते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्ह देख लेते हैं। चलो सबसे पहले बात करेंगे पूर्ण विराम की, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। यह वाक्य के अंत में लगता है, जैसे राम जाता है, यह हाथी है, वह लड़का है, पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, अल्प विराम, जहां थोड़ी सी देर के लिए रुकना होता है, मतलब जहां क्षण भर के लिए रुकना होता है, वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम श्याम और मिहन बाजार गए, या भारत में गेहूं चना बाजरा मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं। या श्याम क्या तुम कल जा रहे हो, तो जहां पर हम क्षण भर के लिए रुकते हैं वहां हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। प्लस जब एक वाक्य में अनेक संज्ञाएं होती हैं तो वहां भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो गेहूं चना बाजरा मक्का, ये क्या है, एक ही वाक्य में अनेक संज्ञाएं हैं ना, और जहां एक ही वाक्य में अनेक संज्ञाएं होती हैं वहां पर आपका क्या होता है, अल्प विराम। मैम नोट्स नहीं मिला है, मंजू डाउट सेशन में डालो, ग्रेड अप की टीम रिप्लाई करेगी। ठीक है, उपविराम अभी बताया। उपविराम क्या होता है, जब किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाता है तो वहां उपविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण के अनेक नाम हैं, मोहन गोपाल गिरिधर आदि। विस्मय आदि बोधक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग मैंने अभी बताया था ना आपको, भाव इच्छा, ठीक है, वाक्य में हर्ष विवाद इत्यादि का बोध कराने के लिए होता है। जैसे हाय आह छी, अरे शाबाश मित्रों अभी मैं जो कहने जा रहा हूं, तो ये क्या है, विस्मय आदि बोधक बोलो या संबोधक बोलो। ठीक है, हे राम तुम मेरा दुख दूर करो, हे ईश्वर सबका कल्याण करो, तो ये क्या हो जाएंगे आपके विस्मय आदि बोधक चिन्ह हो जाएंगे। एग्जाम में कैसे पूछेगा, एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि बताइए निम्न में से विस्मय आदि बोधक चिन्ह कौन से हैं, कौन सा है, और आपको 4 चिन्ह दे रखे होंगे इस तरीके से बने हुए, और आपको बताना होगा कि कौन सा विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। या तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा या इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि बताइए ये कौन सा चिन्ह है, आपका अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, ठीक है, आपका लाघव चिन्ह है या अर्धविराम है। तो आपको पता है ये कौन सा है, आपका अर्धविराम है। नेक्स्ट, अर्धविराम, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर रुकना हो और अल्प विराम से अधिक देर तक रुकना हो वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बोलूं डटकर परिश्रम करो, रुकी हूं ना थोड़ी देर के लिए, डटकर परिश्रम करो सफलता अवश्य मिलेगी। प्रश्नवाचक,
ये होता है इसका चिन्ह, आपको पता है। प्रश्न सूचक का प्रयोग किया जाता है प्रश्न पूछने के लिए। वह क्या खा रहा है, तुम कहां जा रहे हो, वहां क्या रखा है, इतनी सुबह सुबह तुम कहां चल दिए। नेक्स्ट, पदलोप। पदलोप को क्या बोलते हैं, खाली लोप निर्देश भी बोलते हैं, लोप निर्देश। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप निर्देश चिन्ह का प्रयोग करें। जैसे मैं घर अवश्य चलूंगा पर तुम्हारे साथ। ठीक है। नेक्स्ट, उद्धरण चिन्ह। देखो उद्धरण चिन्ह आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका दोहरा और एक होता है इखरा। मतलब एक होगा सिंगल, एक होगा डबल। सिंगल में क्या आएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट शब्द हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं ना वाक्य में जिन्हें आप हाईलाइट करते हो, तो वो इखरे उद्धरण चिन्ह से हाईलाइट करते हो। लेकिन जब किसी वाक्य से, जहां किसी पुस्तक से कोई वाक्य ज्यों का त्यों लिख लिया जाए, ज्यों का त्यों लिखा जाए, वहां पर आपके दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। मतलब जब आप किसी की बात को, किसी भी कथन को या किसी भी सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देते हो तो वो आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा में आता है। जैसे अगर आपने वो पढ़े हैं ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलते हैं शायद उसको इंग्लिश में, शी टोल्ड मी दैट, और फिर दैट के बाद आप जो भी लिखते हो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हो। क्यों? क्योंकि आप उसकी बात को एज इट इज लिख रहे हो। जब आप किसी की बात को एज इट इज लिख देते हो बिना किसी परिवर्तन के, तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आता है, मतलब दोहरे उद्धरण चिन्ह में आता है। ठीक है। और जब आप किसी वाक्य में कोई शब्द हाईलाइट करते हैं तो वो आपका इखरा उद्धरण चिन्ह में आता है, यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आता है। ठीक है। जैसे तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपने हूं सुख नाही। देखो तुलसीदास की बात को हमने एज इट इज लिखा है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। ठीक है। सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, किसने कहा है, राम ने कहा है सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। तो उनकी बात को जब हमने एज इट इज लिखा है तो हमने किस में लिखा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि सबसे प्रसिद्ध समाचार पत्र दैनिक जागरण है, तो अब यहां पर आपको किसी विशेष शब्द को हाईलाइट करना है तो आप इसको हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहली बात ये उदाहरण चिन्ह नहीं होता, ये उद्धरण चिन्ह होता है। ये जो दोहरा उद्धरण चिन्ह है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला, इसको हम अवतरण चिन्ह कहते हैं। क्या बोलते हैं, अवतरण चिन्ह बोलते हैं। क्योंकि अवतरण में क्या होता है, एज इट इज कुछ ना कुछ उतार लेते हैं। तो आपको जो एग्जाम में मिलेगा वो नाम मिलेगा अवतरण का। उद्धरण बहुत रेयर है मिल जाए, लेकिन अवतरण चिन्ह मिलेगा। तो देखो अवतरण चिन्ह कौन सा होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के हैं, लेकिन एक इकरा है, एक दोहरा है। लेकिन दोहरे का एक और नाम है अवतरण चिन्ह, और इस दोहरे की वजह से ही हम कई बार ओवरऑल उद्धरण चिन्ह को अवतरण भी कह देते हैं। समझ में आया? ये दोहरा उद्धरण चिन्ह क्या कहलाता है, अवतरण चिन्ह कहलाता है, और एग्जाम में आपको अवतरण करके मिलेगा। भाई यहां तक क्लियर है? चलो यहां से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट, लाघव चिन्ह अभी मैंने बताया, संक्षेप सूचक भी बोलते हैं इसे। दो तरीके से बनता है, एक ऐसे डॉट भी और एक इस तरीके से भी बनता है। शॉर्ट फॉर्म के लिए पंडित के लिए ऐसे लिख देते हो, डॉक्टर के लिए ऐसे लिख देते हो, प्रोफेसर के लिए ऐसे लिख देते हो। नाम आएगा एग्जाम में, बताइए लाघव चिन्ह कौन सा है। लाघव नाम आएगा, संक्षिप्त सूचक नहीं आएगा, लाघव आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, विस्मरण चिन्ह मतलब भूल गए हो, या इसको त्रुटिपूरक भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है हंसपद। और एग्जाम में आपसे हंसपद करके पूछेगा, तो हंसपद चिन्ह कौन सा होता है, ये होता है। और इसका प्रयोग आप कब करते हो, जब वाक्य में लिखते समय किसी शब्द को भूल जाते हैं तो इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। इखरा का उदाहरण मैंने दिया तो बिंदु, ये पीछे दिया तो सबसे प्रसिद्ध समाचार पत्र दैनिक जागरण है, जहां पर हमें कुछ विशेष शब्द हाईलाइट करने होते हैं तो हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में करते हैं। ठीक है। तो चलिए यहां पर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था वो मैं आपको बता चुकी हूं, बाकी हमने वहां पर डिस्क्राइब कर ही लिया था, देख ही लिया था। अब बताओ कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास ओवर करते हैं। क्योंकि जितना भी इंपॉर्टेंट था, अवतरण चिन्ह पूछता है, आपका अर्धविराम पूछता है, लाघव पूछता है, और इसके अलावा मैं आपको बता चुकी हूं कि हिंदी भाषा का अपना कौन सा विराम चिन्ह है, कौन सा विराम चिन्ह सबसे